हाँ जी, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दिशा ईराइज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम बात कर रहे थे मेवाड़ के इतिहास की, विशेषकर गुहिल वंश की। गुहिल वंश से हमने देखा कि क्षेम सिंह के समय हमने बप्पा तक का अध्ययन पहले पार्ट में कर लिया, फिर सेकंड पार्ट में हमने सामंत सिंह और कुमार सिंह तक का अध्ययन किया। हमने ये भी पढ़ा था कि किस तरह से गुहिल शाखा जो है या गुहिल वंश जो है वो दो शाखाओं में विभाजित हो गया, एक रावल और एक राणा शाखा। रावल शाखा का संस्थापक क्षेम सिंह बना और वहीं राणा शाखा का संस्थापक राहब बना, जो कि सिसोदा गांव चला गया और वही आगे जाकर सिसोदिया कहलाए। हमने पढ़ा था कि किस तरह से सामंत सिंह को हरा करके नाडोल का राजा कीर्तिपाल चौहान जो है वो मेवाड़ पर अधिकार कर लेता है। फिर सामंत सिंह का छोटा भाई कुमार सिंह किस तरह से पुनः मेवाड़ को प्राप्त करता है, वही सामंत सिंह भाग करके वागड़ क्षेत्र में चला जाता है और वहां पर अपनी नई राजधानी स्थापित करता है मेवाड़ की। अब हम बात करते हैं कुमार सिंह के बाद की। हमने ये भी पढ़ा कि कुमार सिंह का पुत्र जो था पद्म सिंह, वो आगे जाकर राजा बनता है और वही पद्म सिंह का बेटा जैत्र सिंह। आज अपना जो पार्ट है वो जैत्र सिंह से शुरू होता है और जैत्र सिंह कोई छोटा मोटा राजा नहीं था। हमने ये देखा था कि जैत्र सिंह जो है ये पद्म सिंह का बेटा था। जैत्र सिंह किसका बेटा था? पद्म सिंह का बेटा था। जैत्र सिंह जो है भाई, राजा कब से कब तक रहता है ये आपको समय जरूर ध्यान रखना होगा। 1213 से लेकर 1253 तक। 1213 से 1253 किसका समय है? जैत्र सिंह का समय है। किसका समय है? जैत्र सिंह का समय है। मेवाड़ के इतिहास में कह सकते हैं कि एक लघु स्वर्ण काल का समय रहा होगा जैत्र सिंह का। क्यों? क्योंकि मेवाड़ की जब राजगद्दी पर जैत्र सिंह बैठता है तो इसके सामने कुछ समस्याएं भी थी। समस्याएं जो इसकी खुद की पैदा की हुई थी, वो क्या समस्या हो सकती है? तो आपको याद है कि कीर्तिपाल चौहान जो कि नाडोल का शासक था, कीर्तिपाल चौहान कहाँ का शासक था? नाडोल का शासक था। कीतु एक महान राजा। इसने सामंत सिंह पर आक्रमण करके मेवाड़ को छीन लिया था। किस पर आक्रमण करके? भाई सामंत सिंह पर आक्रमण करके मेवाड़ को इससे छीन लिया था। लेकिन अब इस बात का बदला, हालांकि कुमार सिंह ने पुनः प्राप्त कर लिया था, लेकिन अभी कीर्तिपाल चौहान को हरा नहीं पाया था कुमार सिंह। और जैत्र सिंह जो है वो इस बात का बदला लेना चाहता था। अब कई साल बीत चुके थे, ये बात है 1177 ईस्वी की, कि भाई नाडोल के अधिकार में मेवाड़ कब आ चुका था? 1177 ईस्वी में नाडोल के अधिकार में मेवाड़ आ चुका था। लेकिन जैत्र सिंह के मन में अभी भी उस कीतू चौहान से जो पराजय मेवाड़ की हुई थी, सामंत सिंह की हुई थी, उसका बदला लेने की थी। और जैत्र सिंह ने बदला लेने के लिए कीर्तिपाल का वंशज उस समय उदय सिंह मेवाड़ का उदय सिंह जो है वो नाडोल का राजा था। तो अब नाडोल का राजा कौन था? उदय सिंह था भाई। और इसने, किसने? जैत्र सिंह ने उदय सिंह पर आक्रमण कर दिया भाई। जैत्र सिंह ने किस पर आक्रमण कर दिया? उदय सिंह पर। अब उदय सिंह नाडोल की राज सत्ता बचाना चाहता था, नाडोल का शासन बचाना चाहता था, नाडोल को बचाना चाहता था जैत्र सिंह के क्रोध से, जैत्र सिंह के कोप से। इसलिए उदय सिंह ने अपनी पोती, उदय सिंह की पोती कौन थी? रूपा देवी। उदय सिंह की पोती कौन थी भाई? ध्यान रखना, ये पोती है भाई, है ना, बेटी नहीं है। उदय सिंह की पोती कौन थी? रूपा देवी। रूपा देवी का विवाह है जैत्र सिंह का एक बेटा था तेज सिंह। जैत्र सिंह का बेटा कौन? तेज सिंह। तेज सिंह के साथ इसने रूपा देवी का विवाह कर दिया। तो ध्यान रखना कि भाई कई बार इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आ जाता है कि हम बात जैत्र सिंह की कर रहे हैं और जैत्र सिंह, सबसे पहले जैत्र सिंह जब राजा बना तो राजा बनते ही जैत्र सिंह का भाई काम क्या था? जैत्र सिंह का काम था कीतु यानी नाडोल से अपने दादा परदादाओं की हार का बदला लेना। और ये बदले की भावना से इसने उदय सिंह पर आक्रमण कर दिया और उदय सिंह अपने राज्य को बचाना चाहता था। इसलिए उसने मैत्रीपूर्ण व्यवहार करने के लिए विवाह संबंध स्थापित किए और अपनी पोती रूपा देवी का विवाह है जैत्र सिंह के पुत्र तेज सिंह के साथ कर दिया साहब। अब मेवाड़ और नाडोल की मित्रता हो गई साहब। भाई मेवाड़ और नाडोल की क्या हो गई? मित्रता हो गई।
ये तो मामला क्लियर हो गया कि भाई पहला बदला कीर्तिपाल चौहान के वंशजों से लेना चाहा। कभी पूछा जा सकता है आपसे कि नाडोल पर या कीर्तिपाल चौहान द्वारा मेवाड़ पर किए गए आक्रमण या सामंत सिंह की पराजय का बदला किसने लिया? जयत्र सिंह ने लिया। और जयत्र सिंह का बेटा तेज सिंह था, जिसका विवाह है नाडोल की राजकुमारी रूपा देवी से हुआ था, वो उदय सिंह की पोती रही थी। अब बात आता है जब दोनों में मित्रता होगी, लेकिन जयत्र सिंह महान राजा था, कुछ ना कुछ तो करेगा। तो उसने एक बड़ा काम किया था परमार वंश पर। परमार राजा थे देवपाल। देवपाल का नाम आपने पढ़ा होगा, देवपाल के बारे में मैंने पहले भी बताया आपको, है ना। मैं अब दूसरे देवपाल की बात कर रहा हूं, जो परमार राजा रहे हैं देवपाल। पिछली बार हमने पढ़ा था देवपाल। देवपाल पर किसने आक्रमण किया था? मेवाड़ का एक शासक था जिसने देवपाल पर आक्रमण किया था। मुझे फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा कि देवपाल पर किसने आक्रमण किया था। तो ध्यान रखना, जयत्र सिंह ने अब अगला आक्रमण देवपाल पर करने की सोची। और देवपाल कौन है? परमार। देवपाल परमार राजा है। सबसे बड़ी बात है जयत्र सिंह महान राजा था, वो ऐसा कर सकता था, इसलिए देवपाल परमार को भी हराया। दूसरा आक्रमण देवपाल परमार पर किया। और देवपाल परमार भी, ये जो निशान है क्रॉस का, ये ध्यान रखना, ये हारने वालों के पीछे लगता है। जो जो हारा उसके आगे क्रॉस का निशान लगा दिया मैंने कि देवपाल परमार इस युद्ध में हार गया साहब। और इससे जयत्र सिंह की ख्याति बढ़ गई कि जयत्र सिंह ने नाडोल को हराकर उसकी बेटी को अपने यहां पर प्रणा लिया, अपने बेटे की बहू ले आया साहब। और खास बात है कि देवपाल परमार जैसे महान राजा को भी हरा दिया। अब दिल्ली का एक सुल्तान था इल्तुतमिश, उसके भाई साहब घबराहट मच गई, ये ऐसे कैसे हो सकता है? अरे एक महान राजा मेरे होते हुए ऐसे कैसे वो काम कर सकता है? जयत्र सिंह मेरे से ज्यादा महान थोड़ी हो सकता है। इल्तुतमिश जो है उसने भाई साहब चढ़ाई कर दी जयत्र सिंह पर कि जयत्र सिंह तुझको मैं मजा चखाता हूं। और ये घटनाक्रम है 1227 ईस्वी का। कब का है ये घटनाक्रम जो मैं आपको बता रहा हूं? 1227 ईस्वी में भूताला का युद्ध आपने नाम सुना होगा। भूताला का युद्ध, ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। भूताला का युद्ध, ये जो भूताला का युद्ध है ये कब हुआ था? ये 1227 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था भाई? 1227 ईस्वी में भूताला का युद्ध हुआ था। अगर आपसे कभी प्रश्न पूछ ले कि भूताला का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, तो ध्यान रखना भूताला का युद्ध जयत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच में हुआ था। जयत्र सिंह और इल्तुतमिश। जयत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच में भूताला का युद्ध हुआ था। और इल्तुतमिश इस युद्ध में हार गया था। इल्तुतमिश की क्या हुई थी? पराजय हुई थी। तो कुल मिलाकर जयत्र सिंह एक महान राजा था साहब। इसने 1227 ईस्वी में इल्तुतमिश को भी हरा दिया भूताला के युद्ध में। किसमें? भूताला के युद्ध में इल्तुतमिश को हरा दिया। मैं एक बार जयत्र सिंह को वापस रिपीट करता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए कि जयत्र सिंह ने कीर्तिपाल चौहान जो कि जिसने सामंत सिंह को हराया था मेवाड़ में, उससे बदला लेने के लिए उसके वंशज उदय सिंह पर आक्रमण किया। और उदय सिंह ने इस आक्रमण से बचने के लिए रूपा देवी का विवाह है जयत्र सिंह के बेटे तेज सिंह के साथ कर दिया। फिर जयत्र सिंह ने देवपाल परमार को हराया, उससे उसकी ख्याति बढ़ गई। इस ख्याति को दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश सहन नहीं कर पाया। और उन दोनों के मध्य, जयत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य 1227 ईस्वी में भूताला का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? भूताला का युद्ध हुआ, जिसमें इल्तुतमिश बहुत बुरी तरह से पराजित हुआ, बहुत ही बुरी तरह से पराजित हुआ साहब। ये आपको ध्यान में रखना होगा। और इसकी जानकारी हमें एक पुस्तक से मिलती है, वह है हम्मीर मद मर्दन। कौन सी पुस्तक है? हम्मीर मद मर्दन। कभी आपसे पूछे कि साहब भूताला के युद्ध की जानकारी हमें कौन सी पुस्तक देती है? भूताला की युद्ध की जानकारी हमें कौन सी पुस्तक देती है? तो ध्यान रखना हम्मीर मद मर्दन। हमीर मदमर्दन। आपसे पूछे किसकी पुस्तक है ये है जय सिंह सूरी की। इसके लेखक कौन है? जय सिंह सूरी है। तो हमीर मदमर्दन वो पुस्तक है। इसमें कई बार आपसे प्रश्न घुमाकर भी पूछा जाता है कि हमीर किसको कहा गया है।
भाई हम्मीर का मद मर्दन किया था जैत्र सिंह ने। तो यहाँ हम्मीर कौन है? तो यहाँ हम्मीर होगा इल्तुतमिश। हम्मीर किसको कहा गया है? इल्तुतमिश को कहा गया है। इल्तुतमिश के मद का मर्दन किया था जैत्र सिंह ने। ये जयसिंह सूरी अपनी पुस्तक हम्मीर मद मर्दन में लिखता है। तो याद रह जाएगा, हम्मीर मद मर्दन किसकी पुस्तक है? किसकी पुस्तक है भाई? जयसिंह सूरी की पुस्तक है। और इसमें हम्मीर की उपाधि किसे दी गई है? इल्तुतमिश को हम्मीर की उपाधि दी गई है। क्लियर है मामला भाई? सभी के क्लियर है? यहां तक का क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट से, आप जल्दी लें जिससे हम आगे बढ़ सकें। हाँ भाई, अब होता यूं है कि जब ये भूताला का युद्ध हुआ उससे पहले इल्तुतमिश अपनी सेना सहित नागदा पर चढ़ाई करता है। इससे नागदा को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। भाई भूताला के युद्ध के पहले की कहानी बताऊं, जब ये दोनों आपस में लड़ते हैं उससे पहले ही इल्तुतमिश नागदा पर चढ़ाई कर देता है। उससे नागदा नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना कि उसके बाद में हालांकि जीत जैत्र सिंह की होती है, लेकिन नागदा को काफी नुकसान उठाना पड़ता है इसके लिए। और नागदा जब राजधानी हट गई, तो नागदा के बाद तो मैंने आपको कहा था कि प्रथम राजधानी नागदा, बाद में आहड़ बनी। और आहड़ के बाद में, क्योंकि आहड़ को नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया था, फटाफट से आंसर दीजिएगा क्योंकि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया है कि आहड़ को नष्ट भ्रष्ट किसने किया था? किसने आहड़ पर आक्रमण किया था? कौन था वो शासक जिसने आहड़ को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था? और जैसे ही आहड़ नष्ट भ्रष्ट होती है, राजधानी कुमार सिंह के टाइम पर पुनः नागदा हो जाती है। और जब नागदा हो जाती है, नागदा को इल्तुतमिश पुनः नष्ट भ्रष्ट कर देता है। और नागदा के बाद जो राजधानी है वो जैत्र सिंह चित्तौड़ को बनाता है। तो अब राजधानी कौन बन गई भाई? चित्तौड़ को राजधानी बना ली जैत्र सिंह ने। मैं अगली पेज देता हूं आपके लिए कि हम बात जैत्र सिंह की कर रहे हैं। और जैत्र सिंह ने नागदा के बाद, क्योंकि नागदा जो है वो लगभग नष्ट सा हो चुका था, नागदा के बाद जैत्र सिंह ने राजधानी बनाई चित्तौड़ को। राजधानी किसको बनाई? चित्तौड़ को। तो अब अगली राजधानी कौन हो गई भाई? चित्तौड़ हो गई। राजधानी कौन सी हो गई? चित्तौड़ हो गई। तो याद रखना कि साहब मेवाड़ की कौन से नंबर की राजधानी रही है? चित्तौड़। क्योंकि पहली नागदा, फिर आहड़, और अब है आपकी चित्तौड़। अब कौन सी है? चित्तौड़ है। तो ये तीसरी राजधानी है। तीसरी राजधानी कौन सी है? चित्तौड़ है। तो ध्यान रखना, मेवाड़ की तीसरी राजधानी कभी आपसे पूछे कि मेवाड़ के तीसरे नंबर की राजधानी किसे बनाया गया, तो मेवाड़ की जो तीसरी राजधानी है वो चित्तौड़ को बनाया गया साहब। मेवाड़ की तीसरी राजधानी किसको बनाया गया? चित्तौड़ को बनाया गया। प्रथम कौन थी? प्रथम कौन थी भाई? प्रथम नागदा थी। दूसरी कौन थी? आहड़ थी। नंबर एक नागदा, नंबर दो आहड़। और आहड़ के बाद हालांकि वापस नागदा बन गई और नागदा नष्ट भ्रष्ट हो गई, तो फिर चित्तौड़ बना दी। इल्तुतमिश ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। और अब जो है वो राजधानी जो है चित्तौड़ बन गई। और ये किसने बनाई थी? जैत्र सिंह ने। किसने बनाई थी? जैत्र सिंह ने। मैंने आपको पहले ही बता दिया साहब। इल्तुतमिश जो है उसने नागदा को नष्ट भ्रष्ट किया। इसका नुकसान मेवाड़ के शासकों को आगे भी मिलता रहा, और इसका फायदा जो दिल्ली के सुल्तान हैं उनको आगे भी मिलता रहा। क्यों? क्योंकि नागदा नष्ट भ्रष्ट होगी। नागदा ऐसे मेन पॉइंट पर था उदयपुर में, जहां से अगर गुजरात अभियान करना होता था या दक्षिण के कोई भी अभियान करने होते थे दिल्ली सुल्तानों को, तो इससे जाना उनके लिए बहुत आसान होता था। यहाँ पर कोई रोकने वाला नहीं था। लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ पर भाई साहब नागदा में मेवाड़ की राजधानी थी, इसलिए यहाँ से जाना संभव नहीं हो पा रहा था। और ये सरलतम मार्ग था उनके लिए। और जब नागदा नष्ट भ्रष्ट हो गई और राजधानी हटकर चित्तौड़ चली गई, तो ये मार्ग खुल गया। एक तरह से इल्तुतमिश ने आगे आने वाले जो दिल्ली के सुल्तान हैं उन सभी के लिए एक तरह से रास्ता खोल दिया था साहब। अब बात आती है जैत्र सिंह की। जैत्र सिंह ने इल्तुतमिश को हराकर यह साबित कर दिया था कि उससे ज्यादा शक्तिशाली शासक और कोई नहीं है पूरे भारतवर्ष में। इसके लिए ध्यान रखना कि हमें ये जानकारी भी मिलती है, एक लेख मिलता है 1273 ईस्वी का, वो है चीरवा का लेख। कौन सा लेख है? चीरवा, जो जैत्र सिंह की शक्तियों का बखान करता है, उसे सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक बताता भी है। तो जैत्र सिंह की शक्ति की अगर बात की जाए तो चीरवा का लेख लिखता है। कौन सा लेख लिखता है? चीरवा का लेख जैत्र सिंह की। देखो चीरवा का लेख कब का है, हालांकि मैंने शिलालेख पढ़ाए हैं तो उसमें मैंने ये चीजें भी पढ़ाई है, अभिलेख आपको बताए हैं।
आप वहां पर भी पढ़ सकते हो। और यहाँ पर मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको कि 1273 ईस्वी में चीरवा का लेख लिखा गया था, और इसमें जयत्र सिंह के विजय अभियानों की जानकारी के साथ साथ उसके कोप की बात भी कही गई है कि उसका इतना ज्यादा कोप था लोगों में, इतना ज्यादा भय भय था लोगों में कि उधर गुजरात जो उदयपुर साइड जैसे राजस्थान है, अगर हम चर्चा करें तो भाई ये वाला हिस्सा जो गुजरात है, गुजरात के अलावा जो मालवा का हिस्सा है, मालवा पूरा का पूरा मालवा है, इसके अलावा यहाँ से अगर हम इधर जाएं थोड़ा मारवाड़ की ओर, तो मारवाड़ मान लो, बीकानेर मान लो, जंगल वाला हिस्सा है ना, सॉरी मारवाड़ मान लो, फिर बीकानेर मान लो, इधर जयपुर रियासत मान लो, कोई सी भी ऐसी रियासत नहीं थी जो जयत्र सिंह से टक्कर ले सके, जयत्र सिंह को हरा सके। अकेला जयत्र सिंह यहाँ पर मौज कर रहा था साहब, शासन कर रहा था शानदार तरीके से, और इसलिए इसको चीरवा के अभिलेख में कहा गया मारुत के समान। तो मारुत यानी हवा के समान है, जहां भी जाएगा चीरते हुए जाएगा साहब। तो चीरवा के लेख में जयत्र सिंह को क्या उपाधि दी गई है? मारुत सदृश की उपाधि दी गई है, मारुत सदृश की उपाधि से नवाजा गया है जयत्र सिंह को। कौन से शिलालेख में? चीरवा के शिलालेख में। तो ध्यान में रह जाएगा। हाँ भाई, क्लियर है? सभी के ध्यान में रह जाएगा क्या कि साहब मारुत सदृश की उपाधि से जयत्र सिंह को नवाजा गया इल्तुतमिश की हार के बाद में। कौन से लेख में? चीरवा के लेख में। और चीरवा के लेख में यह भी लिखा गया है कि जयत्र सिंह पर आसपास के राजा, गुजरात, मालवा, जयपुर, बीकानेर यानी जंगल प्रदेश, जंगल प्रदेश के अलावा मारवाड़ प्रदेश, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो जयत्र सिंह को पराजित कर सके, ऐसा कोई राज्य नहीं था जो जयत्र सिंह पर आक्रमण कर सके साहब। इसमें चीरवा के अभिलेख में एक बात और लिखी गई है कि जब भूताला का युद्ध हुआ था उस समय एक योगराज नाम का व्यक्ति था, उसका एक पुत्र था पमराम। कौन था? पमराम। पमराम शहीद हो गया था। तो पमराम यानी किसके शहीद होने की जानकारी चीरवा का लेख देता है? पमराम के शहीद होने की। ये विशेष रूप से तलारक्ष योगराज था, जो कि जयत्र सिंह का तलारक्ष था, है ना। तो योगराज का पुत्र था पमराम। पमराम के शहीद होने की जानकारी हमें चीरवा का लेख देता है। कई बार प्रश्न आ जाता है कि किसके शहीद होने की जानकारी हमें चीरवा के लेख से मिलती है, तो योगराज के पुत्र पमराम के, तो योगराज के पुत्र पमराम के शहीद होने की जानकारी हमें चीरवा अभिलेख से मिलती है। किससे मिलती है? चीरवा अभिलेख से मिलती है। ये आपको ध्यान में रखना है कि साहब पमराम शहीद हो गया था भूताला के युद्ध में, ये जानकारी भी हमें चीरवा का लेख देता है साहब। जयत्र सिंह इतना ही नहीं था, जयत्र सिंह के पराक्रम की जब हम चर्चा करें तो एक सिंध का शासक था नासिरुद्दीन कुबाचा। जयत्र सिंह का पराक्रम इससे भी ज्यादा कहीं है, आप स्क्रीनशॉट लें फटाफट से जिससे हम आगे बढ़ सकें। ले लिया? तो जयत्र सिंह की अगर हम पराक्रम की बात करें, इसके शौर्य की बात करें, तो सिंध का एक शासक था नासिरुद्दीन कुबाचा। सिंध का शासक कौन था? नासिरुद्दीन कुबाचा। नासिरुद्दीन कुबाचा। नासिरुद्दीन कुबाचा के साथ भी जयत्र सिंह का युद्ध हुआ था, जिसमें जयत्र सिंह ने नासिरुद्दीन कुबाचा को बहुत बुरी तरह से पराजित किया था। ऐसी जानकारी भी हमें प्राप्त होती है कि नासिरुद्दीन कुबाचा जो है वो सिंध का शासक था, और जयत्र सिंह ने इसको भी बहुत बुरी तरह से पराजित किया था साहब। इसके अलावा दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश के बाद बना था नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद ने भाई 1248 ईस्वी में मेवाड़ पर चढ़ाई कर दी थी साहब, और जयत्र सिंह ने नासिरुद्दीन महमूद को भी पटकनी दे दी। तो दिल्ली के दूसरा सुल्तान, भाई दिल्ली का एक सुल्तान इल्तुतमिश जो है वो जयत्र सिंह से हार कर गया था, है ना। और इल्तुतमिश के बाद राजा बना नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद ये दिल्ली का सुल्तान है, और वो नासिरुद्दीन कुबाचा ये सिंध का सुल्तान है। सिंध के सुल्तान को भी हराया, और दिल्ली के दूसरे सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद को 1248 ईस्वी में, कब की बात है साहब? 1248 ईस्वी में जयत्र सिंह ने पटकनी दे दी साहब। तो नासिरुद्दीन कुबाचा तो दिल्ली का सुल्तान है,
उसे भी हार का सामना करना पड़ा था जयत्र सिंह से। तो दिल्ली के दो दो सुल्तानों को हराने वाला प्रश्न कभी भी कैसे भी घूमकर फिरकर उड़कर के आपके एग्जाम में आप तक मिल सकता है और आपसे बात कर सकता है कि बता मेरे यार, जवाब दे कि मैं कौन हूं। यानी कहने का मतलब यह है कि दिल्ली के दो दो सुल्तानों को हराने वाला मेवाड़ का शासक कौन था? तो वो था जयत्र सिंह, जिसने 1227 ईस्वी में भूताला के युद्ध में इल्तुतमिश को पराजित किया और वहीं 1248 ईस्वी में दिल्ली के दूसरे सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद को भी पराजित किया था साहब। खास बात है, जब किसी समय मैंने बताया था आपको कि सिद्धराज चालुक्य ने आहड़ पर आक्रमण कर लिया था और आहड़ अपने अधिकार में ले लिया था, और मैंने प्रश्न भी पूछा था अभी, अब आप जवाब दें। ये आप कितने पढ़ते हो ये इस बात का साक्षी रहेगा कि आप कितने जवाब दे पाते हो। तो आहड़ जब चालुक्यों के अधीन था, जयत्र सिंह ही वो बंदा था जिसने आहड़ को चालुक्यों से छीन लिया था, आहड़ को चालुक्यों से प्राप्त कर लिया था साहब। जयत्र सिंह ही वो बंदा था जिसने, भाई जयत्र सिंह के सेनापति थे बालक और मदन। जयत्र सिंह के सेनापति कौन थे? बालक और मदन। जो बालक और मदन थे वो भाई साहब इतने ज्यादा सूरवीर थे कि उन्होंने साथ देते हुए चालुक्यों पर आक्रमण किया और उनसे आहड़ भी छीन लिया। तो आहड़ को छीनने वाला शासक भी कौन था? पुनः जयत्र सिंह था साहब। तो जयत्र सिंह के बारे में आप क्लियर होंगे, शायद बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। क्लियर हैं? तो ये जयत्र सिंह की हमने बातें की। इसके अलावा हम जयत्र सिंह के काल को मैंने पहले ही कहा है कि उस समय के काल का या टोटली देखें तो लघु स्वर्ण काल और मध्यकालीन इतिहास को हम पढ़ रहे हैं, इसलिए मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल जयत्र सिंह के काल को कहा जाता है। जयत्र सिंह के काल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा जाता है। किसने कहा था? अगर आपसे ये प्रश्न पूछ ले तो डॉक्टर दशरथ शर्मा का नाम आपने सुना होगा। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जयत्र सिंह के काल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल की संज्ञा से नवाजा था। तो वो है डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने ही जयत्र सिंह के काल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल की उपमा दी थी। याद रह जाएगा। ये जयत्र सिंह की छोटी छोटी बातें थी कि जयत्र सिंह जब राजा बना, मैं रिपीट कर लेते हैं हम क्लास को, फिर हम जयत्र सिंह के पुत्र तेज सिंह को पढ़ेंगे जो 1258 से लेकर के 1253 से लेकर के 1273 ईस्वी तक मेवाड़ का राजा था। कौन था? तेज सिंह। हम तेज सिंह की बात करें उससे पहले जयत्र सिंह को रिपीट कर लेते हैं कि जयत्र सिंह के सेनापति कौन थे? बालक और मदन। जयत्र सिंह के सेनापति कौन थे भाई? बालक और मदन जयत्र सिंह के सेनापति थे। और इन सेनापतियों की मदद से उसने, भाई वैसे खुद तो महान था ही था इसलिए महान सेनापति होंगे, उसने मेवाड़ को पुनः या मेवाड़ की पराजय का बदला पुनः कीर्तिपाल के वंशजों से यानी उदय सिंह से लिया था और उनकी बेटी यानी चौहानों की बेटी या चौहानों की उदय सिंह की जो पोती रूपा देवी थी उससे विवाह किया था, यानी चौहानों की बेटी से कुल मिलाकर उसने विवाह अपने पुत्र का किया था तेज सिंह का। हमने ये भी देखा कि उसने परमारों के राजा देवपाल परमार को भी पराजित किया था, इससे उसकी ख्याति पूरे भारतवर्ष में फैल गई। और इस तरह से उसने इल्तुतमिश जो है उसने नागदा पर आक्रमण किया, नागदा को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था और इल्तुतमिश को 1227 के भूताला के युद्ध में उसने भयंकर पराजित किया था। उसके बाद जब शासक बना दिल्ली का 1248 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद को भी 1248 ईस्वी में जोरदार पटकनी दी थी जयत्र सिंह ने। इससे पहले सिंध के राजा नासिरुद्दीन कुबाचा को भी जोरदार तरीके से पराजित किया था जयत्र सिंह ने। जयत्र सिंह ने चालुक्यों को भी पराजित करके उनसे आहड़ पुनः प्राप्त कर लिया था। जयत्र सिंह एक महान राजा था, निसंकोच हम ये कह सकते हैं। जयत्र सिंह ने चित्तौड़ को राजधानी बनाई थी और चित्तौड़ के चारों तरफ एक सुरक्षा प्राचीर का निर्माण भी करवाया था। तो जयत्र सिंह के बारे में आप सभी जान गए होंगे। जयत्र सिंह एक महान वास्तव में था। कब से कब तक जयत्र सिंह का समय था ये आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम बता चुके हैं 1213 से लेकर 1253 ईस्वी तक जयत्र सिंह का समय रहा है। कब से कब तक? 1213 से 1253। अब 1253 से आगे हम स्टार्ट करते हैं 1273 तक जयत्र सिंह का बेटा तेज सिंह शासक बनता है। तो देखिए हम तेज सिंह के इतिहास की जानकारी लें। तेज सिंह, जब आप कला संस्कृति पढ़ते हो राजस्थान की तो निश्चित रूप से आप तेज सिंह को पढ़ते होंगे।
इसका समय 1253 से 1273 ईस्वी रहा है। 1253 से 1273 ईस्वी तेज सिंह का समय रहा है। राजस्थान की जब जब आप कला संस्कृति पढ़ते हो, जब आप चित्रकला पढ़ते हो, तो तेज सिंह के समय आपने ग्रंथ पढ़ा होगा श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। वो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी तेज सिंह के समय लिखा गया था, उनके समय रचा गया था, ऐसा आपने पढ़ा होगा। हाँ, तो तेज सिंह की, उसी तेज सिंह की हम बात कर रहे हैं। हाँ, जयत्र सिंह का पुत्र, इसलिए गुण तो जयत्र सिंह जैसे आने ही थे। हालांकि ये वो बंदा था जो चालुक्यों से आहड़ छीनने जब जयत्र सिंह की सेना गई थी, तब तेज सिंह उस सेना के साथ था। और जब तेज सिंह 1253 ईस्वी में राजा बनता है, तो सबसे पहले तो चालुक्य विरुद्ध धारण किया करते, उपाधि धारण किया करते थे, उस उपाधि को खुद भी धारण किया था। वो उपाधि क्या थी? उमापति वरलब्ध प्रौढ़ प्रताप। एक उपाधि आती है उमापति, उमापति वरलब्ध, उमापति वरलब्ध प्रौढ़ प्रताप, प्रौढ़ प्रताप। ये जो उपाधि वैसे चालुक्य धारण करते थे, ये जो विरोध होता था, ये चालुक्यों का था। चालुक्य इस विरोध को धारण किया करते थे। लेकिन अब जब ये तेज सिंह जैत्र सिंह के आक्रमण करने पर, चालुक्यों से आहड़ छीनने पर जब साथ गया था तेज सिंह उस युद्ध में, तो वहां उसने जब इस उपाधि के बारे में सुना, तो इसने भी ये उपाधि, ये विरुद्ध धारण कर लिया साहब। उमापति वरलब्ध प्रौढ़ प्रताप की उपाधि धारण की थी किसने? तेज सिंह ने। किसने भाई? तेज सिंह की। इसके अलावा भी तेज सिंह की वैसे तो कई उपाधियां थी। हम उपाधियों की चर्चा करने लगे तो तेज सिंह की कई उपाधियां थी साहब। कई, जैसे महाराज अधिराज, परम भट्टारक, परम परमेश्वर, ये सभी उपाधियां तो थी ही थी तेज सिंह की। तेज सिंह छोटा मोटा आदमी नहीं था साहब। होता यूं है कि तेज सिंह ने दिल्ली के सुल्तान को भी पराजित किया था। दिल्ली का सुल्तान, ध्यान देना, इल्तुतमिश को, नासिरुद्दीन महमूद को, दोनों को पराजित करने वाला था जैत्र सिंह। इसलिए नासिरुद्दीन महमूद के बाद नासिरुद्दीन महमूद का एक सेनापति आया था बलबन। बलबन ने पुनः मेवाड़ पर आक्रमण किया तेज सिंह के समय बदला लेने के लिए, और इसने बलबन को भी पराजित कर दिया तेज सिंह ने। तो ध्यान रखना, तेज सिंह ने दिल्ली के सेनापति जो बलबन था, बाद में राजा बना, बलबन को भी पराजित किया था साहब। कहां से आया था बलबन? दिल्ली से। तो बलबन को भी पराजित करने वाला कौन रहा है? कई बार पूछ लेते हैं। इल्तुतमिश को, नासिरुद्दीन महमूद को, और उसके बाद बलबन को पराजित किया तेज सिंह ने। बलबन को किसने पराजित किया साहब? तेज सिंह ने पराजित किया। ध्यान रखना, विशेष रूप से तेज सिंह के समय चित्रकला का विकास होता है। किसका विकास होता है? चित्रकला का। हम पढ़ते भी आए हैं कि मेवाड़ का या मेवाड़ शैली का सबसे पहला या सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है? जो तेज सिंह के समय रचा गया था 1260 ईस्वी में। उसका नाम क्या है? क्या नाम है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। आपने नाम सुना होगा, कि तेज सिंह के समय की घटना ही है। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये जो है, ये मेवाड़ शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ है। मैं यहां नोट कर देता हूं जिससे आपके क्लियर हो जाए। मेवाड़ शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ अथवा सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है। कब ये रचा गया था, कब ये चित्रित किया गया था? 1260 ईस्वी में। और उस समय मेवाड़ का राजा कौन था? तेज सिंह था। इसके बारे में यह भी पूछा जाता है कि बताइए, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी के रचनाकार या लेखक कौन थे? तो कमल चंद्र का नाम बड़े शानो शौकत से लिया जाता है, कमल चंद्र।
कमल चंद्र ने तेज सिंह के समय श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी की रचना की थी। और ये खास बात है इसकी कि ये ताम्र पत्र पर है। ये किस पर रचित है? ये ताम्र पत्र पर है। तो इसलिए इसकी सबसे खास बात ध्यान रखना, ये ताम्र पत्र पर रचा गया, ताम्र पत्र पर उकेरा गया ग्रंथ है। आपको इसमें ध्यान में रखना है। तो कला और संस्कृति में भी हम पढ़ सकते हैं तेज सिंह का योगदान। समझ गए होंगे तेज सिंह को। एक बार और तेज सिंह के बारे में बता दूं, आपको रिपीट कर दूं। जयत्र सिंह को हम पढ़ चुके थे। तेज सिंह उसके पुत्र की हम चर्चा कर रहे थे। बाप जैसे ही बेटे में लक्षण होंगे, इसलिए बेटा जब राजा बनता है, यानी तेज सिंह जब राजा बनता है, सबसे पहले ये चालुक्यों के पास जाकर देख आ चुका था उमापति वरलब्ध प्रौढ़ प्रताप की उपाधि, इसलिए अपने आप को उमापति वरलब्ध प्रौढ़ प्रताप की उपाधि से नवाजा। इसके अलावा महाभट्टारक परम परमेश्वर महाराजाधिराज, इन उपाधियों से भी ये खुद को नवाज रखा था, खुद को अलंकृत करके रखा था साहब। और खास बात है, इसके समय बलबन ने, जो दिल्ली का सेनापति महमूद नासिरुद्दीन महमूद का सेनापति था बलबन, उसने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। बलबन को जबरदस्त तरीके से पटकनी दी थी। तेज सिंह ने बलबन को हराया था। और ये कला और संस्कृति में विशेष रुचि रखता था, इसलिए एक चित्रकार था इसके समय कमल चंद्र। और कमल चंद्र ने एक चित्रित शैली में एक ग्रंथ लिख दिया, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, 1260 ईस्वी में, जो मेवाड़ का सबसे प्राचीन और प्रथम चित्रित ग्रंथ माना जाता है। ताम्र पत्र पर यह उकेरा गया है, यह आपको ध्यान में रखना। ये तेज सिंह है, स्क्रीनशॉट लें और आगे बढ़े। रेडी हो? चलें? चलिए साहब, तेज सिंह के बाद राजा बनता है समर सिंह। समर सिंह की हम बात करेंगे, उससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा कि कौन सा गुहिल राजा था जिसने पृथ्वीराज सेकंड की बहन पृथ्वी बाई से विवाह किया था? फटाफट से उत्तर दीजिएगा कि कौन सा गुहिल राजा था जिसने पृथ्वीराज सेकंड की बहन पृथ्वी बाई से विवाह किया था, और उसकी वजह से कीर्तिपाल चौहान नाराज हुआ था और कीर्तिपाल चौहान ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। और उसी चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे। फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा जिससे हम आगे बढ़ सकें। अगला, तेज सिंह के बाद राजा बना समर सिंह। तेज सिंह के बाद राजा कौन बनता है भाई? समर सिंह राजा बनता है। समर सिंह का समय जरूर ध्यान रखना आप, 1273 से 1302 ईस्वी समर सिंह का समय रहता है। 1273 से 1302 ईस्वी समर सिंह का टाइमिंग है। समर सिंह के टाइमिंग को आप याद जरूर रखना, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं रहती है। तो हम समर सिंह की चर्चा करें उससे पहले आप उत्तर दे रहे होंगे। 1273 से 1302 समर सिंह का समय है। समर सिंह था कौन? तेज सिंह का बेटा। अब जयत्र सिंह का बेटा तेज सिंह और तेज सिंह का बेटा समर सिंह, तो कुल मिलाकर के भाई साहब कुछ तो इसमें भी था भाई। ये भी परम ओजस्वी राजा तो था, और ये भी जब राजा बना तो हम जब कुंभलगढ़ प्रशस्ति को पढ़ने लगे, और कुंभलगढ़ प्रशस्ति में समर सिंह को भाई साहब शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता तक कह दिया, यानी इतना महान राजा रहा होगा, इसीलिए समर सिंह को कुंभलगढ़ प्रशस्ति में भी जगह मिली है। कौन सी प्रशस्ति? कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कुंभलगढ़ प्रशस्ति की जब बात की जाए तो ध्यान देना, शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता। शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता किसे कहा गया है? समर सिंह को कहा गया है। किसको कहा गया है? समर सिंह को कहा गया है कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। कौन सी प्रशस्ति में? कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। वहीं एक आबू शिलालेख मिलता है, उसमें इसने एक उपाधि और प्राप्त किया, यानी आबू शिलालेख में भी समर सिंह को स्थान दिया गया है। और आबू शिलालेख में समर सिंह को कहा गया है तुर्कों से गुजरात का उद्धारक। आबू शिलालेख में
आबू शिलालेख में समर सिंह को क्या कहा गया है? तुर्कों से गुजरात का उद्धारक। तुर्कों से गुजरात का उद्धारक समर सिंह को आबू शिलालेख में बताया गया है। किसमें बताया गया है? आबू शिलालेख में बताया गया है। ऐसा क्यों? इसको इतनी उपाधियां कैसे मिली? तो हमें जानना होगा कि भाई इसने ऐसा क्या किया था जिससे भाई ये इतना फेमस हुआ था। तो कहते हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी के सुल्तान जो सेनापति थे, जिनका नाम आपने सुना होगा उलूग खां। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कौन थे? उलूग खां थे। उलूग खां जब गुजरात अभियान पर जा रहे थे, उलूग खां कहाँ जा रहे थे? गुजरात अभियान पर जब जा रहे थे, तब जो उलूग खां और उसके साथ एक सेनापति और था, नुसरत खां। भाई नाम थोड़ा पलट गया था, उलूग खां और नुसरत खां। जो उलूग खां और नुसरत खां जो है, वो जब गुजरात अभियान पर जा रहे थे, जब ये लगातार आगे बढ़ रहे थे, तब भाई साहब इसने उनसे टैक्स वसूला था, कर लिया था, उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया था साहब। जब तक टैक्स नहीं देंगे आप कहीं नहीं जा सकते। और आखिरकार उलूग खां और नुसरत खां को टैक्स देना पड़ा साहब। समर सिंह ने उन दोनों से टैक्स वसूल कर ही दम लिया था। और अब आप अलाउद्दीन खिलजी के मन में जम गई, उसी बात का बदला आगे जाकर रतन सिंह से अलाउद्दीन खिलजी लेता है। हम पढ़ेंगे इसके बारे में। इसलिए चीरवा का लेख लिख देता है कि शत्रुओं का संहार करने में जो सिंह के समान है वो कौन है? वो समर सिंह का है। चीरवे के भी लेख में कहा गया है कि साहब शत्रुओं का संहार करने में सिंह के समान है, अत्यंत ही सूरवीर है, कीर्तिमान है, और विशेष रूप से प्रजा का हितवर्धक है और सधर्म मर्मज्ञ है। इतनी सारी उपाधियों से इसे चीरवे के अभिलेख में जगह मिली है। तो ध्यान रखना, इसे जगह कोई एक एक अभिलेख में नहीं मिली है, बल्कि कुंभलगढ़ प्रशस्ति में इसे कहा गया शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता। आबू शिलालेख में इसे कहा गया तुर्कों से गुजरात का उद्धारक। वहीं जब भाई ये दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की सेनाएं, उनके सेनापति उलूग खां नुसरत खां जब गुजरात अभियान पर जा रहे थे, तब रोक दिया था साहब बीच में। पहले दंड दो, पहले कर दो, टैक्स दो, फिर आगे बढ़ो, और टैक्स वसूलने के बाद आगे बढ़ा था। इसलिए चीरवे का शिलालेख इसकी बहादुरी के बारे में बहुत ज्यादा लिख देता है कि चीरवा का लेख चीरवा का लेख क्या लिखता है इसके बारे में कि सिंह के समान, शत्रुओं का संहार करने में सिंह के समान। तो सिंह सदृश में इतना ही लिख दूं, आप समझ जाओगे कि किस शिलालेख में से सिंह सदृश कहा गया है। किस शिलालेख में से समर सिंह को सिंह सदृश कहा गया है? किस शिलालेख में से प्रजा हितवर्धक कहा गया है? प्रजा हितवर्धक कहा गया है। किस शिलालेख में से सधर्म मर्मज्ञ कहा गया है? सधर्म मर्मज्ञ कहा गया है। सधर्म मर्मज्ञ कहा गया है। तो ध्यान रखना, चीरवे के लेख में से सिंह सदृश, प्रजा हितवर्धक और सधर्म मर्मज्ञ कहा गया है। सिंह सदृश, प्रजा हितवर्धक, सधर्म मर्मज्ञ तक कहा गया है। तो ध्यान में रह जाएगा सभी के? भाई रह जाएगा ना? कुल मिलाकर के। और ये छोटा मोटा आदमी नहीं था, मैं पहले कह चुका हूं, क्योंकि इसने चौहानों की राजकुमारी से भी मैंने पहला प्रश्न ही आपसे किया था कि साहब कौन था वो सामंत सिंह था, और उसी की नाम राशि ये समर सिंह था। भाई पढ़ा होगा आपने। अब जब समर सिंह जो था, समर सिंह ने भाई साहब पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जो बहन थी प्रभा, प्रभा के साथ विवाह किया था। एक महान प्रतापी राजा रहा है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। उन जैसे महान प्रतापी राजा की बहन से समर सिंह का विवाह हुआ था। इसलिए आप सोच सकते हो कि भाई साहब समर सिंह क्या ही रहा होगा। बहुत ही छोटी बहन रही है प्रभा, और प्रभा से समर सिंह का विवाह हुआ था। मैं आपको बता दूं,
प्रभा कौन थी? प्रभा, ध्यान रखना, प्रभा थी कौन? पृथ्वीराज चौहान तृतीय की बहन थी, जिसमें आपको तराइन का युद्ध याद होगा 1191-92 में, मोहम्मद गोरी याद होगा, 1191-92 की बात है। और उन्हीं की छोटी बहन पृथ्वी राज तृतीय की ही छोटी बहन प्रभा के साथ विवाह हुआ था समर सिंह का। किसका? समर सिंह का भाई साहब। इसलिए समर सिंह कम नहीं था, इसलिए याद रखना समर सिंह को आप। इतने से में मैंने समर सिंह का पूरा निचोड़ आपको बता दिया। हालांकि समर सिंह की और भी जानकारी हम पढ़ेंगे, उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे मैं आगे पन्ने पर जा सकूं। एक बार देख लें, आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लें, फिर देखते हैं। ले लिया? अब देखो भाई, समर सिंह का समय 1273 से 1302 ईस्वी। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में से शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता कह दिया। आबू शिलालेख में से तुर्कों से गुजरात का उद्धारक कह दिया। चीरवा के शिलालेख में से सिंह के समान प्रजाहितवर्धक और सधर्म मर्मज्ञ उपाधि से नवाजा। ये वही बंदा था जो इतना महान था कि इसने भाई साहब क्या किया था? क्या किया था इसने? इसने अलाउद्दीन खिलजी की जाती हुई सेना से कर वसूला था। खिलजी की सेना से इसने, खिलजी की सेना से टैक्स वसूला था साहब। गुजरात अभियान पर जब खिलजी की सेना जा रही थी तब क्या किया था? टैक्स वसूला था साहब। तो ये आप याद रखना। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, जैन धर्म का भी समर सिंह पर बहुत ज्यादा प्रभाव था। जैन धर्म का भी समर सिंह पर बहुत ज्यादा प्रभाव रहा है। इसलिए एक अमित सिंह सूरी, एक नाम आता है अमित सिंह सूरी। अमित सिंह सूरी जैन धर्म गुरु रहे हैं, और इन्हीं के कहने पर जयत्र सिंह ने, अमित सिंह सूरी के कहने पर ही जयत्र सिंह ने मेवाड़ में जीव हिंसा पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसने समर सिंह ने, इसने भाई समर सिंह ने जीव हिंसा पर प्रतिबंध लगा दिया था। जीव हिंसा पर क्या लगा दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था। किसके कहने पर? अमित सिंह सूरी के कहने पर। अमित सिंह सूरी के कहने पर ही जीव हिंसा पर क्या लगा दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था। तो मामला क्लियर है सभी के कि किसके कहने पर किस राजा ने मेवाड़ में जीव हिंसा पर प्रतिबंध लगा दिया था? अमित सिंह सूरी के कहने पर समर सिंह ने मेवाड़ पर जीव हिंसा पर प्रतिबंध लगा दिया था साहब। समर सिंह के काल में मेवाड़ में बहुत ज़्यादा ज्ञानवर्धन हुआ था। इसलिए इसने कई तरह से विद्या के विकास के लिए, शिक्षा के एजुकेशन में भी काम किया था। एजुकेशन के काम करने वाला या शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाला समर सिंह मेवाड़ का पहला शासक था साहब, पहला शासक था साहब। अब समर सिंह के समय एक बड़ी घटना घटी थी। जैसे क्षेम सिंह के काल में हम अगर बात करें, क्षेम सिंह और राहब, क्षेम सिंह और राहब जैसे अलग हुए थे। किसके पुत्र थे क्षेम सिंह और राहब? फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर दे। क्षेम सिंह और राहब किसके पुत्र थे? फटाफट उत्तर दे, क्योंकि दो शाखाएं बटी थी गुहिल वंश की। किसके समय बटी थी? अब बात आता है कि साहब समर सिंह के समय भी सबसे बड़ी घटना जो घटी थी, समर सिंह के दो बेटे थे साहब, जो महत्वपूर्ण है। उन्हीं बेटों की मैं चर्चा कर रहा हूं। समर सिंह के कितने बेटे हैं? दो बेटे हैं। कौन कौन है दो बेटे? एक का नाम है रतन सिंह, जो अलाउद्दीन खिलजी से लड़ गया था। एक जो नेपाल चला गया था, उसका नाम है कुंभकर्ण। कौन सा कर्ण? कुंभकर्ण। तो ध्यान रखना, समर सिंह के कितने लाडले? दो लाडले। कितने लाडले? दो लाडले समर सिंह के। एक का नाम है रतन सिंह और दूसरे का नाम है कुंभकर्ण। अगर हम बात करें रतन सिंह की, तो रतन सिंह आगे उत्तराधिकारी होता है समर सिंह का, यानी ये मेवाड़ का राजा बनता है। ये मेवाड़ का क्या बनता है? राजा बनता है। लेकिन कुंभकर्ण की बात करें, ये भाई साहब, ये अपने समर सिंह, अपने पिता जो कुंभकर्ण के पिता है समर सिंह, उनसे प्रेरणा प्राप्त कर, उनसे आशीर्वाद लेकर नेपाल चला गया और नेपाल में जाकर के गुहिल वंश की स्थापना कर दी। तो नेपाल में गुहिल वंश की स्थापना करने वाला कौन था? कुंभकर्ण। याद रखना, ये समर सिंह का ही बेटा था।
रतन सिंह का ही भाई था। नेपाल में गुहिल वंश की नींव किसने डाली थी? नेपाल में गुहिल वंश की नींव किसने डाली थी? कुंभकर्ण ने ही नेपाल में गुहिल वंश की नींव डाली थी साहब। ये आपको ध्यान में रखनी है, याद रह जाएगा, याद रह जाएगा। चलिए ठीक है, तो ये समर सिंह का काल था, स्क्रीनशॉट लें। हमने समर सिंह की बात कर ली, अगली क्लास में हम रतन सिंह की बात करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करें। जो भी आपको पूछना है वो प्रश्न, आपके कोई भी कुछ प्रश्न रहे होंगे, कुछ शंकाएं उभर के आती है, कुछ जिज्ञासाएं रहती है, अगर रहती है जिज्ञासाएं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हो, उनके उत्तर मिलेंगे। हमारी एप्लीकेशन पर कुछ कोर्सेज जैसे राजस्थान अध्ययन, एनसीईआरटी कक्षा 6 से लेकर 12 तक, कंप्लीटली इतिहास या पूरा का पूरा सारांश जो है एप्लीकेशन पर 6 से लेकर 12 तक का पूरा इतिहास आपको वहाँ पर मिलेगा। आप वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। आप खास करके असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान जीके कंप्लीटली एप्लीकेशन पर आपको मिलेगी। आप अगर राजस्थान का सामान्य जानकारी या किसी भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो तो अलग अलग कोर्सेज प्रत्येक भर्ती के आपको हमारी एप्लीकेशन में मिलेंगे, आप जाकर पढ़ सकते हो निश्चित रूप से। लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें इन वीडियोज़ को, जिससे मैं राजस्थान का कंप्लीट इतिहास, राजस्थान का कंप्लीट जीके, कंप्लीट जनरल नॉलेज या सामान्य ज्ञान जो है वो आपको यूट्यूब चैनल पर भी दे सकूं। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ये आशा आपसे बनी रहेगी। चलिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।